जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। गवर्नर जनरल के एजेंट के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में लोक न्याय मुहैया कराने के लिए बंगाल रेगुलेशन 13 सन 1833 के तहत विल्किंसन रूल को फ्रेम किया गया था। हालांकि इसे किसी भी विधायी इकाई द्वारा पारित नहीं किया जा सका था, लेकिन प्रयोग और प्रचलन में आने के कारण ऐसे ही कोल्हान क्षेत्र में उपयोग चालू रहा। मोराको बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाले मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि उस समय के नियम के अनुसार गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही एकमात्र कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे जो कानून को पास कर सकते थे, जिसे वैधानिक माना जा सकता है। लेकिन विल्किंसन रूल को गवर्नर जनरल इन काउंसिल में पास नहीं किया गया था, इसीलिए इसमें वैधानिक बल का अभाव है। यद्यपि इन नियमों का कोई वैधानिक बल नहीं है, लेकिन यह स्वीकार किया जा सकता है कि सिंहभूम जिले के कोल्हान क्षेत्र में यह नियम 1837 के दशक से सिविल न्याय के लिए प्रशासन में पालन किया जा रहा है। वैधानिक नहीं कहे जाने के कारण इसे एक सामान्य कानून माना जा सकता है, जिसका पालन 1837 के दशक से लगातार किया जा रहा है। रांची जिला का फाइनल सर्वे और सेटलमेंट रिपोर्ट 1910 और कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के सेटलमेंट का फाइनल रिपोर्ट 1913 से 18 में भी दर्ज किया गया कि कैप्टन विल्किंसन द्वारा बनाए गए नियम हालांकि सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं थे, लेकिन नागरिक न्याय के प्रशासन में उसका पालन किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि इन नियमों को लागू नहीं किया जाता तो किसी भी उपयुक्त विकल्प के अभाव में कठिनाई और भ्रम पैदा हो सकता था। इसीलिए कोई वैकल्पिक नियम होने तक यही नियम लागू रहने चाहिए। इसका मतलब विल्किंसन नियम को मजबूरी में लागू किया गया, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी कानून उपलब्ध नहीं था। चलिए, यह तो हुआ इसका कानूनी पक्ष, लेकिन विल्किंसन रूल में आखिर क्या लिखा हुआ है और उसमें कहीं पर भी मुंडा या मानकी शब्द का उल्लेख हुआ है या नहीं, इस पर भी हम गौर करेंगे। विल्किंसन रूल संख्या 1 व्यक्तिगत अथवा अस्थायी संपत्ति से संबंधित 300 रुपये मूल्य तक के और उसके नीचे मूल्य के दीवानी मुकदमे मुंसिफ या ग्रामीण मुखिया अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें मुंसिफी अधिकार दिए जाएंगे निर्णय देने का अधिकार दिया गया। और इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि कचहरियों के कर्मचारी, यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के ऊपर के मामले मुंसिफ के यहाँ नहीं चलेंगे। ऐसे केस सीधे गवर्नर जनरल के एजेंट के सहायकों को सुपुर्द किए जाएंगे। इसका मतलब विल्किंसन रूल सिर्फ कोल्हान के स्थायी बासिंदों के लिए था, आदिवासियों के लिए था और स्थानीय लोगों के लिए था। बाहरी गैर आदिवासियों का केस इस रूल के तहत दर्ज नहीं किए जा सकते थे। रूल संख्या 2 में कहता है कि किसी भी मूल्य के दीवानी मुकदमे साधारणतः उसी क्षेत्र में स्थित सहायक की अदालतों में दायर होंगे जिस क्षेत्र में उक्त मुकदमा अथवा उसकी प्रतिक्रिया उठ रही हो। परंतु यदि गवर्नर का एजेंट आवश्यक समझे या जरूरत पड़े तो किसी भी मुकदमे को आराम से ही अपनी अदालत में दर्ज करा सकते हैं। ऐसे मुकदमों अथवा मुकदमे और अपील निम्न अदालतों से उसके यहाँ आए हों और उन्हें सुनने और फैसला देने का उन्हें पूर्ण अधिकार है, यानी कमिश्नर इन मामलों के बारे में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रखते हैं। रूल संख्या 3 में विल्किंसन नियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने की बात लिखता है और 12 वर्ष पूर्व के मामलों को भी इसी नियम के तहत देखने की बात कहता है। जबरदस्ती जमीन बेदखली का मुद्दे को 3 महीने के अंदर दर्ज किए जाने की बात कहता है, लेकिन अदालत यदि विलंब के कारणों से संतुष्ट हो तब देर से भी केस किया जा सकेगा। रूल संख्या 4 में स्पष्ट किया है कि किसी भी केस की जांच, सुनवाई और निर्णय सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही किया जाएगा, यानी पक्ष और विपक्ष की उपस्थिति में। रूल संख्या 5 में सभी मुकदमों के आवेदन के लिए निर्धारित मूल्य के टिकट विशेष शेड्यूल के कागज में ही दिए जाने होंगे। उपायुक्त या निर्णय कर सकेंगे कि यदि वे लोग शुल्क देने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें शुल्क देने से राहत दी जा सकती है। आधारहीन और परेशानी के लिए मामला दर्ज करने वाले व्यक्ति को हल्का जुर्माना लगाया जा सकता है और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 महीने की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। रूल संख्या 6 कहता है कि वादी पत्र और जवाबी पत्र को छोड़कर किसी भी दूसरे आवेदन, बहस या राजीनामा आदि के लिए स्टैंप कागज की जरूरत नहीं होगी। रूल संख्या 7 बकाया रकम, मालगुजारी, चुकतियाँ अथवा विवादपूर्ण मालगुजारी आदि की शिकायतें स्टैंप रहित साधारण कागज पर लिए जाएंगे और अदालत उनकी सुनवाई तथा फैसला करेगा। कोई पार्टी अदालत के फैसले को नामंजूर करे तो एजेंट की अदालत में अपील के लिए स्वतंत्र है, यानी कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकते हैं।
रूल संख्या 8 में कहता है कि सभी मुकदमे जो अदालत में दर्ज होंगे या संपत्ति के मूल्य का दावा और उसका इंटरेस्ट वाद पत्र में ही स्पष्ट संकेत होना चाहिए। वाद पत्र के दर्ज हो जाने पर अदालत प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर निश्चित तिथि या उससे पहले अदालत में उपस्थित होने का सम्मन या नोटिस जारी करेगा। इस तरह का सम्मन या नोटिस उस गांव के मुंडा अथवा जागीर के प्रधान द्वारा जहां प्रतिवादी का निवास है या अदालत के जमादार के जरिए तामील की जाएगी। अदालत जमादार के द्वारा ही निश्चित तिथि को नोटिस उसके तामील के प्रतिवेदन के साथ अदालत को वापस किया जाएगा। विल्किंसन रूल में पहली बार मुंडा शब्द आया, वह भी सिर्फ प्रतिवादी को नोटिस थमाने के लिए। रूल संख्या 9, यदि प्रतिवादी उपस्थित होकर वाद पत्र का जवाब दे दे तो अदालत मामले के आधार और महत्व को निर्धारित करने के लिए पार्टियों से उचित पूछताछ करेगा और उसका लेखा रखेगा। उसके बाद ही सुनवाई की तिथि तय होगी, जहां प्रतिवादी यदि वादी के दावे की सत्यता स्वीकार कर लेगा तो बहस की आवश्यकता नहीं होगी। रूल संख्या 10 में कहता है कि यदि किसी मामले में प्रतिवादी फरार हो जाए या अपनी उपस्थिति देने की लापरवाही करे तो एजेंट का अथवा अन्य अदालत जहां भी केस दर्ज है सम्मन या नोटिस की वापसी के 3 सप्ताह बीतने पर मामले का एक तरफा विचार और फैसला कर देगा। अथवा जब वादी ही मामले को आगे बढ़ाने की लापरवाही करें तो 3 सप्ताह के बाद मामला खारिज कर दिया जाएगा, जब तक कि वह देरी के उचित कारणों की संपुष्टि नहीं कर देता। ऐसी परिस्थितियों में मुंसिफ के लिए एजेंट को सूचित करके उनका आदेश लेना जरूरी होगा कि मामले का एक तरफा विचार हो। सम्मन प्रतिवादी तक पहुंचाया गया या नहीं अथवा प्रतिवादी की लापरवाही की सत्यता प्रमाणित हुई या नहीं, इसे जांचना अदालत का कर्तव्य होगा। जहां पर भी एजेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह कमिश्नर का पद होता है और असिस्टेंट एजेंट उपायुक्त का पद होता है, यानी डिप्टी कमिश्नर का। रूल संख्या 11 में कहता है कि मामलों में पार्टियों के गवाहों को सम्मन देकर उपस्थित या हाजिरी के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए गांव के मुंडा या जागीर के प्रधान जहां वे रहते हैं के माध्यम से अथवा पार्टियों के द्वारा उन्हें बुलाया जा सकता है। दूसरी बार मुंडा शब्द आया। तीसरा तरीका, अदालत के जमादार के द्वारा भी तामील किया जा सकता है। यदि कोई गवाह अनुपस्थित होता है या उपस्थित होने से इनकार करता है तो उसे अदालत से तय किया गया जुर्माना लिया जाएगा और आवश्यकता पड़े तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। अदालत गवाहों के कोर्ट आने जाने और खाने पीने का खर्च उठाने के लिए पार्टियों को ही आदेश दे सकता है। गवाहों से बयान हिंदी अथवा बंगला में जिसे वे अधिक जानते हैं या बोलते हों उसी में लिया जाएगा। अदालत हर गवाह को ऐसी शपथ दिलाएगा जो उसके अंतःकरण के अनुसार होगी। ऐसे गवाह जो असाधारण दूरी पर रहते हों अथवा बीमारी या अन्य विशेष कारणों से उपस्थित नहीं हो सकते हों तो उनके निकटतम मुंसिफ या थानेदार द्वारा बयान लिया जाएगा अथवा उसके लिखित बयान को अदालत स्वीकार करेगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि गवाहों के बयान हिंदी अथवा बंगला में लेने की बात इस विल्किंसन रूल में कहता है और जिस क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू किया गया वह क्षेत्र न हिंदी जानता था और न ही बंगला। उसके बावजूद हो समाज के लोग विल्किंसन रूल का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे पास विल्किंसन रूल है। यह रूल तो हमें अपनी भाषा में अपनी बयान तक दर्ज करने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसकी जानकारी आज तक हो समाज के लोगों को और विल्किंसन रूल पर काम कर रहे लोगों को भी शायद ही हो। कितने दुर्भाग्य की बात है कि इन सब चीज़ों को निकाल कर हम आपके पास ला रहे हैं। मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। रूल संख्या 12 कहता है कि बिहार क्षेत्र में अदालत की कार्रवाई हिंदी में और बंगाल क्षेत्र में बंगला भाषा में लिखी जाएगी। पार्टियां हर मामले में स्वयं ही अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए अथवा किसी प्रतिनिधि से वकालत कराने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी भाषा हो में यह सब कार्रवाई नहीं होगी। रूल संख्या 13 में कहता है कि एजेंट या मुंसिफ द्वारा दिए जाने वाले मुकदमों के लिखित फैसले में बयान लिए गए गवाहों के पूरे नाम, खर्च का ब्यौरा रुपए में अथवा संपत्ति का मूल्य, किसी भी प्रकार के मुकदमों का कुल खर्च वादी या प्रतिवादी या दोनों से देय होने की बात, अगर दोनों से देय हो तो किस अनुपात में, यह तथ्य एजेंट या मुंसिफ द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे और इसके लिए पार्टियों से अतिरिक्त खर्च नहीं वसूला जाएगा। अगर इन नियमों से कोई विशेष आदेश ना हो तो दोनों पार्टियों को मामलों के लिखित फैसले के बाद 10 दिनों के अंदर उन्हें मुहैया करा दिया जाएगा।
रूल संख्या 14 में कहता है कि विशेष कारण न हो तो मुंसिफ की अदालत से एजेंट के सहायक की अदालत में और सहायक की अदालत से एजेंट की अदालत में ही किसी फैसले के विरुद्ध मामले जाएंगे। फैसला देने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अपील पड़ जाना चाहिए। हर अपील में फैसले को अस्वीकार करने में पूर्ण स्पष्टीकरण होना जरूरी है और अपीलकर्ता को हर हालत में स्टैंप कागज में ही लिखकर देना होगा, बशर्ते वह अत्यंत गरीब ना हो। अपील पड़ जाने पर भी मुंशी या सहायक द्वारा किए गए निर्णय की कार्रवाई नहीं रुक सकती है जब तक कि अपीलकर्ता जमानत पेश नहीं करता। जमानत जमा करने के असफल होने पर प्रतिवादी फैसले की कार्रवाई के लिए अदालती आदेश लेने के बाद स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु उसे भी ऊंची अदालत के निर्णय को सही मानने के लिए जमानत जमा करना पड़ेगा। रूल संख्या 15 में मुंसिफ के निर्णय की अपील एजेंट के सहायक को या एजेंट के सहायक के निर्णय की अपील एजेंट को दी जाए तो प्रतिवादी को आरंभ से ही उपस्थिति के लिए सम्मन देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुकदमे के मूल कागजात तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे और अपीलकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपील एवं मूल कागजातों की जांच की जाएगी। उनके अध्ययन के बाद एजेंट का सहायक अथवा एजेंट जहां भी अपील पड़ा हो, निम्न अदालत के निर्णय में परिवर्तन की आवश्यकता ना समझे तो उसी निर्णय को ही पुष्टि करने का अधिकार उसे होगा। अपना संपुष्टि आदेश वह निम्न अदालत को देगा जहां उसकी पुनः पुष्टि की जाएगी और तब अपीलकर्ता को सूचित किया जाएगा। इस तरह अपीलकर्ता फैसले की कार्रवाई पूरा कराने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। रूल संख्या 16 में अपील के किसी भी मामले में एजेंट अथवा उसका सहायक अतिरिक्त गवाही की मांग कर सकता है या तो निचली अदालत को ही अतिरिक्त गवाही के लिए मामला वापस भेज सकता है जब उसे जांच में उठे सवालों की पूरी तहकीकात नहीं की गई हो। मुंसिफ या उसके सहायकों द्वारा फैसला दिए गए मामलों में यदि कोई पार्टी एजेंट के यहाँ अपील ना करके केवल उसके अवलोकन के लिए आवेदन दें तो एजेंट या उसके सहायक को आवेदन में दिए गए कारणों के औचित्यों को देखते हुए निचली अदालत के फैसले पर पुनर्विचार का पूरा अधिकार उसे होगा। ऐसा पुनर्विचार तभी संभव होगा जब उन्हें इसके लिए आवेदन निर्णय सुनाने के 6 सप्ताहों के अंदर दिया जाए और 6 सप्ताह की समाप्ति पर अगर आवेदन पड़ा हो तो देरी के लिए उचित कारण स्पष्ट किए जाएं। एजेंट या उनका सहायक आवश्यकता अनुसार निचली अदालतों में लंबित किसी मामले को अपनी अदालत में अथवा अन्य अदालतों में बदली करने का भी अधिकार रखते हैं, जिसके लिए वह अपने हस्ताक्षर कार्यालय मुहर के साथ आदेश जारी करेंगे। रूल संख्या 17 में कहता है कि किसी मामले की डिग्री या निर्णयादेश को एजेंट या उसके सहायक की अदालत स्वयं जारी कर सकता है अथवा किसी मुंशी को उसके अनुपालन का हुक्म दे सकता है। अन्य सभी मामलों के डिग्री आदेश उसी अदालत द्वारा जारी किए जाएंगे जहां मामलों की प्राथमिक सुनवाई और विचार किया गया था। डिग्री के अनुसार संपत्ति की कुर्की या बिक्री या संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा कारावास आदि तत्काल पालन किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर जिन्हें एजेंट बरी रखना चाहते हो उनके प्रति ऐसा डिग्री आदेश रोक दिया जा सकता है। डिग्री अज्ञाप्ति का पालन अदालत द्वारा नियुक्त अदालत कर्मचारी अथवा जागीर के मुख्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। रूल संख्या 18 में कहता है कि अदालत द्वारा निर्धारित दंड राशि देने में अक्षम, दिवालिया या उनके जमानतियों को माफ़ कर देने का अधिकार सिर्फ एजेंट को ही रहेगा, परंतु उन्हें शपथ देकर अपनी पूर्ण संपत्ति का खुला ब्यौरा लिखित रूप में देना पड़ेगा, जिसमें पूर्ण जांच पड़ताल के बाद जब एजेंट पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि हिरासत में रखा गया देनदार या जमानती ने अपने अधीन की सारी संपत्ति की सही घोषणा की है और उसे अदालत को कार्रवाई के लिए सौंप दिया है, तो उसे हिरासत से मुक्त कर दे सकते हैं। माफ़ी प्राप्त देनदार यदि बाद में कोई संपत्ति हासिल करे तो वे देनदार अदालत में आवेदन देकर उसकी बिक्री का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। वह उसे रूल 27 के आधार पर ही दिया जा सकता है। घोषित संपत्ति में यदि धोखेबाज प्रमाणित हो जाए तो लेनदार को अधिकार होगा कि देनदार को पुनः हिरासत में लिए जाने की मांग करे। रूल संख्या 19 किसी दीवानी मुकदमे के फैसले के आधार पर कैद में रखे व्यक्ति को अदालत के नियुक्त कर्मचारी के मार्फत प्रतिदिन 2 आना के दर से जीविका भत्ता दिया जाएगा, जो उस पार्टी से देय होगा जिनके केस करने पर उसे सजा दी गई है। अदालत का नियुक्त कर्मचारी तुरंत ही पार्टी से 1 महीने की राशि अग्रिम वसूल कर जमा कर देगा। यह तो बहुत ही खतरनाक नियम है। कोई भी पैसे वाला आदमी किसी को भी जेल करवा सकता है। 2 आना भत्ता देकर किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। कानून हर समय पैसे वालों के लिए ही बनाई जाती है। यह बात तो सुनी थी, आज हम देख भी रहे हैं।
इसी सिद्धांत पर विश्व के कई गरीब देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी जेलों का निर्माण किया गया है, जहाँ अधिकतर वही लोग जेल में बंद हैं जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं। अमीर लोग तो पैसे के बल पर मौज में है और उनकी एक शिकायत पर गरीब लोग जेल के अंदर होते हैं और जेल की सुविधा को बनाए रखने के लिए पूंजीपति लोग CSR के पैसे खर्च कर रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसी घटनाएं अभी आम हो चली है, जहां कारावास बनाने के लिए पूंजीपतियों का CSR फंड इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इस नियम में आगे लिखता है कि अग्रिम राशि न जमा कर सकने पर कर्मचारी 12 घंटे के अंदर एजेंट को अथवा उसके सहायक को इसकी सूचना देगा। ऐसे परिस्थिति में कैदियों को तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। इसमें आगे कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसे किसी फैसले के आधार पर 50 रुपये का अर्थदंड दिया गया हो, 6 महीने से अधिक अवधि का व्यक्तिगत कारावास नहीं दिया जाएगा और इस अवधि के पूर्ण होते ही उसे रिहा कर दिया जाएगा। परंतु ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पूरा या बकाया जुर्माना की अदायगी के लिए ये फैसले के मुताबिक बिक्री की जा सकती है और पंचायत के द्वारा केस की सुनवाई के लिए रूल संख्या 20 में नियम जारी किया गया। विल्किंसन रूल 20 ही वह रूल है जिसके तहत मानकी मुंडा को फैसले का अधिकार दिया गया है। ऐसा लोगों के बीच बात प्रचलन में है और दुनिया को भी यही बताया गया कि कोल्हान में मुंडा और मानकियों को कोर्ट चलाने का अधिकार इसी के तहत दिया गया है। आइए अब हम इस रूल को भी देखते हैं। यह रूल कहता है कि गवर्नर जनरल के एजेंट या उसके सहायकों को यह अधिकार रहेगा कि वाद पत्र के दायर हो जाने पर और जब प्रतिवादी का उत्तर भी हस्तगत हो जाने पर वे मामले के फैसले के लिए केस एक पंचायत को सुपुर्द कर सकते हैं। यह पंचायत भारत के संविधान में परिभाषित पंचायत ना होकर पंचों के समूह से बना हुआ समिति को इंगित कर रहा है। किसी विषय पर निर्णय लेने वाले लोगों के एक समूह को उचित स्तर का पंचायत कहा जा रहा है। यह कार्रवाई वे सदर में हो या जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां एजेंट या सहायकों की अदालतें उस समय स्थित हो निर्देश कर सकते हैं। उस पंचायत में 3 या 5 व्यक्ति एजेंट या उसके सहायकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो उक्त मामले के संबंध में अधिकतर जानकारी रखते हैं। इस वाक्य पर गंभीरता से ध्यान देने की बात है। इसमें कहीं पर भी मुंडा और मानकी को पंचायत के पंच के रूप में चुनने की बात नहीं लिखी है। जो भी मामला दर्ज है उस मामले के बारे में अधिकतम जानकारी रखने वाले लोगों को पंच के रूप में नियुक्त करने की बात लिखा है। आगे लिखता है कि इस पंचायत के लिए चुने गए पंचों की नियुक्ति उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कि वादी, प्रतिवादी और गवाहगण उपस्थित न हो जाए। वादी और प्रतिवादी दोनों को ही नियुक्त किए गए किसी भी पंच या पंचों पर आपत्ति करने का हक रहेगा और उसकी आपत्ति यदि सही निकले तो आपत्ति उठे पंच या पंचों की जगह अन्य पंच या पंचों की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रहे, यहाँ पर भी मुंडा और मानकी का जिक्र नहीं आया है। इसका मतलब हो समाज के किसी भी व्यक्ति को पंच के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ना कि सिर्फ मुंडा या मानकी को ही। जब गवर्नर जनरल के एजेंट या उसके सहायक द्वारा मामले को पंचायत में विचाराधीन रखने का निश्चय हो गया और जब नियुक्त किए गए पंचों का कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया, वादी और प्रतिवादी या उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर पंचायत के निर्णय को स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा। उसके तुरंत बाद ही एजेंट या सहायक द्वारा एक सरकारी मुहर्रिर को नियुक्त किया जाएगा जो पंचायत की सारी कार्रवाई और निर्णय का लेखा जोखा रखेगा। मुहर्रिर कचहरी के ही किसी उपयुक्त स्थान में या उसी के निकटवर्ती उचित जगह पर यथाशीघ्र पंचायत बैठाएगा और मामले की छानबीन कराएगा। जब दोनों पार्टियों से बयान लिया जाएगा और गवाहों से भी जिरह समाप्त हो जाएगा, तब पंचगण मुहर्रिर, वादी, प्रतिवादी और गवाहों को दूर हट जाने का आदेश देंगे। तत्पश्चात वे अपने बीच एक निर्णय पर पहुंचेंगे और मुहर्रिर को बुलाकर उसे अपने निर्णय लिखित रूप में सबके हस्ताक्षर के साथ दे देंगे, जो उसे पंचायत बैठाने वाले अधिकारी के पास ले जाएगा। पंचों के निर्णय के आधार पर ही अदालत न्यायादेश या फैसला देगी, जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी और न इसे अस्वीकार किया जा सकेगा। इसके विरुद्ध अपील अथवा इनकार तभी संभव होगी जब न्यायादेश स्थानीय रीति विधि या दस्तूर के खिलाफ हो अथवा गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा प्रतिपादित किसी कानून का उल्लंघन करे। विल्किंसन रूल 20 इसी को कहते हैं, जिसके आधार पर 3 मानकी का केस या 3 मानकी के अदालत में गया मामला बोला जाता है, जबकि कहीं पर भी मुंडा या मानकी शब्द नहीं है। मानकी और मुंडा को अंग्रेज सरकार ने अपना विलेज एजेंट बनाया था और हो समाज के लोग अपनी पंचायत खुद तय करे बोलकर ही विल्किंसन ने 3 या 5 सर्वाधिक जानकार व्यक्तियों से मिलकर बनाए जाने वाले पंच की बात कही थी।
हो समाज को इस पर गंभीरता से चिंतन करनी चाहिए ताकि सामाजिक न्याय जिसे हो समाज के लिए डिजाइन किया गया था उस पर गलती से समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। सरकार बहादुर के एजेंट ही उन पर कब्जा किए हुए हैं जो कि सामाजिक न्याय के खिलाफ है। रूल संख्या 21 कहता है कि जब एक ही क्षेत्र के दो गांवों के सीमा रेखा का विवाद हो तो पंचायत निकटवर्ती गांवों के जाने माने प्रमुख व्यक्तियों से निर्मित किया जाएगा। चुने गए पंचायत विवाद के क्षेत्र में ही जाकर उचित जांच पड़ताल की कार्रवाई पूरी करेंगे और स्थायी सीमा मार्का या चिन्ह हटा देंगे जिससे विवाद का कोई अंदेशा न रह जाए। एक ही विस्तृत क्षेत्र में पड़ने वाले दो जमींदारियों, जागीरदारियों अथवा तालुकाओं की सीमा रेखा के विवाद होने पर पंचायत निकटवर्ती के ही ऐसे जमींदारों और जागीरदारों से बनाया जाएगा जो क्षेत्र के यशस्वी व्यक्ति हों। वे सरजमीन पर जाकर पूरी तहकीकात करके विवाद के उन्मूलन के लिए स्थायी सीमा रेखा अंकित कर देंगे। इन दो अपवाद को छोड़कर अन्य मामलों में पंचायत नियम 20 के आधार पर ही बनाया जाएगा। रूल संख्या 22 में कहता है कि पंचायतों में मामले को सुपुर्द किया जाना शीघ्रता से जनता को न्याय दिलाना है। जो भी व्यक्ति पंचायतों में लिए जाएंगे उन्हें सबके हित में काम करने के लिए कटिबद्ध होना है। फिर भी एजेंट या उनके सहायकों को चाहिए कि उपरोक्त आधार पर पंचों के चुनाव में ध्यान रखना है कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ध्यान रहे यहाँ पर भी मानकी मुंडा को पंच बनाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। रूल संख्या 23 में कहता है कि जब सीमा विवाद दो बड़े जागीरों के बीच हो जो सीधे सरकार को ही मालगुजारी जमा करते हों तो एजेंट या उसका सहायक ही सरजमी पर जाकर सूक्ष्मतम तहकीकात के बाद अपना फैसला सुना देंगे। सहायक की अदालत के फैसले पर एजेंट के यहाँ अपील आने पर भले ही मामला एजेंट की अदालत या सहायक की अदालत में प्रारंभ हुआ हो, एजेंट ही इसका अंतिम निर्णय देंगे यानी कमिश्नर। सिर्फ जब इस फैसले में देश में अशांति का भय हो तभी एजेंट गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सूचना देंगे। रूल संख्या 24 गवर्नर जनरल का एजेंट अथवा उसके सहायक इस बात पर जोर देंगे कि जनसाधारण अपने ही ग्राम पंचायतों में विवादों का निपटारा कर लें और अदालत में जाने से बचने की कोशिश करें। यहाँ ग्राम पंचायतों से मतलब पारंपरिक ग्राम सभा से है। रूल संख्या 25 किसी भी मामले में पार्टियां किसी भी स्टेज पर रजामंदी करके आपसी समझौता के लिए स्वतंत्र हैं। जब समझौता गवाहों के बयान और जिरह के पहले ही हो जाए तो उन्हें उनका अदालती शुल्क भी वापस कर दिया जा सकता है। रूल संख्या 26 उसी क्षेत्र में किसी भी अदालत में किसी भी मामले में वकीलों का केस लेने का अधिकार नहीं रहेगा, यानी बाहरी लोग आदिवासियों के मसलों में ना घुसे, इसीलिए ऐसा रूल बनाया होगा। पार्टियां अपना केस स्वयं ही अथवा मुख्तारों अथवा निर्धारित प्रतिनिधियों द्वारा लड़ सकते हैं, परंतु ऐसे मुख्तारों या प्रतिनिधियों के मेहनताना या भत्ता के मामले अदालतों में नहीं उठाए जा सकते हैं। रूल संख्या 27 वास्तव में जमीन के खरीद बिक्री से संबंधित है। यह कहता है कि भूमि संपत्ति का किसी प्रकार की बिक्री, हस्तांतरण, नीलामी या बंधक मालगुजारी अदायगी के कारण या किसी अन्य कारण से गवर्नर जनरल के एजेंट की अनुमति के बिना गैर कानूनी माना जाएगा। इसका मतलब यदि गवर्नर जनरल के एजेंट की अनुमति मिल जाए तो आप कोल्हान में भी जमीन आराम से बेच सकते हैं। अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिए आए तो स्वाभाविक सी बात है अपने व्यापार को कोई नुकसान न हो, इसलिए ऐसे प्रावधान उन्होंने रख दिए। आगे कहता है कि बहुत से वकील मुख्तारों के कुचक्र को देखते हुए जनसाधारण को बेकार मुकदमेबाजी से बचाने के लिए यह नियम बनाया जा रहा है। उद्देश्य है कि भूमि बपौती या स्वअर्जित हो, बिक्री, हस्तांतरण और बंधक गिरवी से बचा रहे। भूमि के मालिक यदि अपनी इच्छा से ऐसा करना भी चाहें तो उनकी संतानों द्वारा जमीन की वापसी के लिए खून खराबा न होने पाए और ताकि जंगल, राजागण, जागीरदार और जमींदार लोग बिक्री, गिरवी आदि के झमेले में वे सम्मिलित न हो सकें। ये भी अनुमति प्राप्ति के बिना बिक्री, हस्तांतरण या गिरवी नहीं कर सकते। ऐसी स्वीकृति एजेंट या उसके क्षेत्र के उसके सहायकों की अदालत से प्राप्त की जा सकती है। वे दस्तावेज की पीठ पर अनुशंसा, दस्तखत और मुहर देकर बिक्री, हस्तांतरण या गिरवी की सत्यापन करेंगे। मतलब जमीन को संसाधन के रूप में ही अंग्रेजों ने परिभाषित किया, इसीलिए आदिवासियों को रैयत बनाया गया। रूल संख्या 28 गवर्नर जनरल तुरंत ही यह घोषणा कर देंगे कि भविष्य में राजाओं, जागीरदार या जमींदारों अथवा अन्य भूपति जो पूर्वजों के ज़माने से उनके अधिकार में है, उनकी बिक्री, हस्तांतरण या गिरवी आदि की स्वीकृति पर साधारणतः प्रतिबंध लगा रहेगा। रूल संख्या 29 में कहता है कि ऐसे भी मामले जो एजेंट की अदालत में दाखिल, सुने और निर्गत किए गए और उनमें
5,000 रुपये से अधिक राशि की लेन देन की बात रही हो और कोई एक पार्टी निर्णय से असंतुष्ट हो तथा एजेंट को भी अपने ही निर्णय पर संदेह हो तो वह पार्टी 250 रुपये मूल्य के स्टैंप पेपर पर केस के सभी मूल कागजातों के साथ आवेदन स्वीकार करेंगे। वे इन्हें फारसी भाषा में अनुवाद और लिपिबद्ध करके यह सभी कागजातों के साथ सदर दीवानी को भेज देंगे। अन्य नियमावली की भिन्नता के रहते हुए भी ऐसे मामलों पर सदर दीवानी ही जांच पड़ताल और निर्णय देंगे। रूल संख्या 31 में कहता है कि छोटे या बड़े भू संपत्ति के उत्तराधिकारी के सभी विवादास्पद मामलों में चाहे वह मूल या अपील हो, अगर फैसले के द्वारा लोक शांति का खतरा पैदा हो तो एजेंट फैसला देने से पहले महामहिम गवर्नर जनरल इन काउंसिल से सलाह मशविरा करेंगे। और अंतिम रूल संख्या 31 में कहता है कि लोक न्याय के प्रशासन में अगर कोई एक मुद्दा इस नियमावली के तहत छूट गया हो तो सहायकों की अदालत अथवा मुंसिफों को अदालत गवर्नर जनरल के एजेंट के निर्देशन और सुलह की अदालती कार्रवाई पूरा करेंगे। एजेंट भी हर मामले में जहां सरकार से निर्देशन की आवश्यकता पड़े सभी निर्णयों पर रोक लगा देंगे जब तक कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सूचना ना दी जाए और उनसे अपेक्षित निर्देश प्राप्त ना हो जाए। तो ये रहा विल्किंसन रूल के 31 नियम। आप बार बार जिन बिंदुओं को समझना चाहते हैं वहाँ रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसे लोक न्याय मुहैया कराने के लिए बनाया गया नियम बताया गया, लेकिन इसका पालन में घोर नियमितता स्पष्ट नजर आ रही है जब हम इसके पूरे नियम को आज देख रहे हैं। तो समाज में, यहाँ तक कि संपूर्ण आदिवासी समाज में इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और पूरे देश के आदिवासियों के बीच ऐसी मुकम्मल व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें सभी आदिवासी समाज को सामाजिक न्याय अपने गाँव में ही दिलाया जा सके। तो इस समय के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।